हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चकाचक। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आज आपके लिए लेके आया हूँ फिर से एक नई वीडियो, नया चैप्टर इन द सेंस कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की जो आपकी सीरीज चल रही है उसका ये नई वीडियो है, अगली वीडियो है। लास्ट हम क्या क्या कर चुके हैं, हम एमसीक्यूज कर चुके हैं, हम असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो हम करने वाले हैं वो होंगे शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप इन द सेंस बेसिकली 2 मार्कर टाइप्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो 2 मार्कर टाइप वाले क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एंड तक देखना। मैं वही शुरू से तुम लोग को कह रहा हूँ कि ये जो कम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाली सीरीज है इसको पूरा फॉलो कर लो। अगर इसके सारे क्वेश्चंस तुमने कर लिए, लाइक जितने भी मैं तुम्हें करा रहा हूँ तुमने उतने कर लिए, तो तुम्हें बहुत हेल्प मिल जाएगी, तुम्हें एक बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। तुम्हारी जो प्रिपरेशन है उसमें ऐसा एक क्या बोलते हैं वो मिठाई में ऐसे चांदी का वर्क लगता है ना, वो चांदी का वर्क लग जाएगा, तो वो वाली बात हो जाएगी। ठीक, तो इसको पूरा एंड तक सीरीज को फॉलो करना, अच्छे से इसके क्वेश्चंस करना, इस टाइप के क्वेश्चंस और करना थोड़े से। ठीक, तो तुम्हारा थोड़ा सा और थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, आपको फॉर्मूले पता हो, आपको डेरिवेशन मालूम हो, न्यूमेरिकल मालूम। ठीक है, it works it works in 90% of the examination, but the point is you must know to solve the problem or you must know to analyze the problem। एनालाइज करना आना चाहिए कि आपको एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पता है पर आपको उसी टाइप की, लाइक अगर उसी जैसे तुम्हें पता है कि किसी टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पर अगर उस क्वेश्चन में थोड़े से मॉडिफिकेशंस कर दिए जाएं या थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ये चीज़ समझनी है। यही चीज़ समझोगे तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से। तो इसीलिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन वही हैं जो तुम्हारे तुमने पढ़ रखे हैं, जो PYQ जो बोर्ड्स में आए हैं वैसे वैसे टाइप के ही क्वेश्चन हैं, बस लैंग्वेज चेंज है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के है, थोड़ा सा चीज़ें हैं, बस वो सब चीज़ें। ठीक, तो विद दैट बीइंग सेड शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है। टू लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट आर kept crossed, ठीक है, नॉट टचिंग each other, ठीक है, as shown in the figure। if the resultant magnetic induction at P is 0 then find the relation between I1 and I2। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा बनाया हुआ है, दो वायर्स हैं, I1 है, ये I2 है, ये एक दूसरे के ऊपर रखी गई, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसा चिपका के नहीं रखी गई है, मतलब एक I1 ऐसे रखी गई है तो एक I2 ऐसे रखी, थोड़ा दूर दूर, ठीक, ऐसे रखी गई है। और किसी एक पॉइंट पे P पॉइंट पे कह रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन 0 है। मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड 0 है बेसिकली। यहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, ये क्या है? 0 है। ठीक, तो ये बात है। ठीक, तो अब तुम्हें निकालना क्या है, यहां पे क्या निकालना है? I1 और I2 इनके बीच में एक रिलेशन निकालना है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ चुका है, मैं ही नहीं कहूंगा अभी रिसेंटली है, पर आ चुका है। इवन जब मैंने मैग्नेटिज्म पढ़ाया था, मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, मैं जब मैग्नेटिज्म पढ़ाया था तो भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी और कुछ अलग चीजें थी। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन का डायग्राम वगैरह भी ऐसा ही था। ठीक, पर हाँ चलो, ना विश्वास हो तो मैग्नेटिज्म का वन शॉट जाके देख लेना, उसमें होगा। खैर, अब देखो क्या है, ये एक फर्स्ट वायर है, ये सेकेंड वायर है। फर्स्ट वायर का यहां से डिस्टेंस है x, सेकेंड वायर का यहां से डिस्टेंस है y। ठीक है, अब हम यहां पे फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर एट P। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन x। ठीक, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब सेकेंडली हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू सेकेंड क्या है, सेकेंड वायर एट P। तो ये हो जाएगा B2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन y। ठीक है, ये दोनों की मैग्नीट्यूड आ गए, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड आ गए। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकालो। क्या है डायरेक्शन, कैसे निकालोगे? राइट हैंड, दो रूल है, या तो राइट हैंड थंब रूल लगा लो या तो राइट हैंड पाम रूल लगा लो। मेरे को राइट हैंड पाम रूल पर्सनली ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा इजी रखता है। तो राइट हैंड पाम रूल सेज थंब को पॉइंट करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स को उस डायरेक्शन में पॉइंट करो जहां निकालना है। तो देखो पाम किस तरफ फेस कर रहा है? बाहर, आउटवर्ड्स। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B2 ड्यू टू सेकेंड क्या बोलते हैं, सेकेंड वायर, ये किस तरफ होगी? आउटवर्ड्स। ठीक, और इसी तरह फर्स्ट का निकालो, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स पॉइंट कर रही जहां निकालना है, पाम किस तरफ फेस कर रहा है? अंदर, इनवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी कौन सी होगी? इनवर्ड्स।
ठीक, अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही अंदर, एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही बाहर, तो दोनों, और यहां पे कह रहे हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक, तो यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। दोनों मैग्नेटिक फील्ड अगर ऑपोजिट जा रही और नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इट मींस दैट दीज मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, यानी इक्वल एंड ऑपोजिट है। क्योंकि दो वेक्टर्स, समझो ये दोनों वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स, ये वेक्टर 1 है और ये वेक्टर 2 है। दो वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कब करते हैं, या नेट 0 कब होता है, जब दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो, तभी तो कैंसिल करते हैं। ठीक, यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, b1 इक्वल्स b2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी रिलेशन की मदद से ये निकालो, b1 b2 की वैल्यू रखो, b1 b2 की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i1 अपॉन x इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i2 अपॉन y। अब जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर दो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कैंसिल हो गया, केवल ये बचा। तो रिलेशन क्या आ जाएगा, i1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू i2 अपॉन वाई। इसको लिख सकते हो i1 अपॉन i2 इक्वल्स x अपॉन वाई। ठीक, 2 मार्क में है तो इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, इतनी चीजें तो लिखनी ही पड़ेगी। ठीक, तो ये तुम्हारा रिलेशन है। ठीक, यही पूछा था, रिलेशन बिटवीन i1 एंड i2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या दिया है, ये एक सर्किट दिया है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट लग रहा है। ठीक, लिखा भी है देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज 3 रेजिस्टर्स P, Q एंड R आर कनेक्टेड इन द 3 आर्म्स। ठीक है, 3 रेजिस्टर्स है P, Q, R, ये 3 आर्म्स में कनेक्टेड है। एंड द 4th आर्म इज फॉर्म्ड बाय 2 रेजिस्टेंसेस S1 एंड S2 कनेक्टेड इन पैरेलल। इवैल्यूएट द न्यू कंडीशन फॉर द ब्रिज टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस है कहानी बना के कुछ पूछ लिया है, कुछ नहीं है। तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये 4 आर्म है। बेसिकली ये फर्स्ट आर्म जिसका रेजिस्टेंस P है, सेकेंड आर्म जिसका रेजिस्टेंस Q है, थर्ड आर्म जिसका रेजिस्टेंस R है, और ये फोर्थ आर्म है जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे S दिया है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में बोला है, देखो व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, पहले तो ये बताओ, यहाँ पे लिख रहा हूं, व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज की कंडीशन क्या होती, P अपॉन Q इक्वल्स R अपॉन S। बेसिकली ये दो रेजिस्टर्स का रेशियो इक्वल्स टू दीज 2 रेजिस्टेंसेस रेशियो। ठीक, ये होता है, ये पता है हमें। अब न्यू कंडीशन कैसे निकालनी है, तुम्हें बोल रहा है कंडीशन क्या दे दी है, ये जो S वाला रेजिस्टेंस है इसको हमने क्या कर लिया, इसमें मतलब ये जो S रेजिस्टेंस है इसकी जगह पे हमने 2 रेजिस्टर्स लगा दिए पैरेलल में, S1 और S2। ठीक है, जो कि कंबाइंड होके काम वही करेंगे जो S कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बोला गया है S इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ S1 एंड S2। यहां पे ये बोला गया, इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहे हैं कि ये जो S वाला रेजिस्टर है, ठीक, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ S1 एंड S2। ठीक, इन पैरेलल, कॉम्बिनेशन किस में है, पैरेलल में है। अगर हम पैरेलल में निकालेंगे तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन S इक्वल्स 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2। इसको सॉल्व करो, ये एलसीएम S1 S2 आ जाएगा और ये आ जाएगा S1 प्लस S2। ठीक, अब देखो ये 1 अपॉन S की वैल्यू अगर उठा के डायरेक्ट यहां रख दो, ये देखो ये एक्चुअली में क्या है, ये 1 अपॉन S तो ये है, ये इतना पार्ट। ठीक, तो इसकी वैल्यू अगर ये उठा के डायरेक्टली यहां रख दो तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। कहां लिखूं, नीचे लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला बन जाएगा, ये जो कंडीशन है P अपॉन Q इक्वल्स R। अब देखो ये R इंटू 1 अपॉन S है ना, तो 1 अपॉन S की वैल्यू ये उठा के यहां रख दो, तो 1 अपॉन S की वैल्यू रख दी अगर हमने, तो ये आ जाएगा R इंटू S1 प्लस S2 अपॉन S1 S2। तो दिस विल बी द न्यू कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज। ठीक, तो यही है क्वेश्चन, यही लिखना था और कुछ नहीं आंसर। ठीक, सोचो कितना इजी क्वेश्चन था। आगे देखो क्या है क्वेश्चन, द फर्स्ट डायग्राम डिपिक्ट्स अ बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ M एंड सेपरेशन बिटवीन द पोल्स L। ठीक है, ये L है। ठीक, इफ द मैग्नेटिक मूवमेंट इन द फर्स्ट डायग्राम इज कैपिटल M,
देन द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द सेकंड डायग्राम इज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट, सॉरी इसका फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ पोल। मतलब ये अगर इसमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि ये एक बार मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, एम है। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ बेसिकली हर पोल की स्ट्रेंथ होती है। जैसे इसको अगर तुम्हें ऐसे नहीं क्लिक होता तो तुम इसको क्या बोलते हैं पैरेलल, इससे पैरेललिज्म ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक डाइपोल से। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ये जो सिस्टम बनता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ये। और इस डाइपोल मूवमेंट का प्रोडक्ट, डाइपोल मूवमेंट क्या कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, दोनों में से कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड, इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल, जो भी लेंथ ऑफ डाइपोल है, Q इंटू 2L। ऐसे ही आता था। सेम यहाँ पे मैग्नेटिक में भी है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी यही है। जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो सिंगल पोल की स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, तो सिंगल पोल की स्ट्रेंथ M और M है, दोनों पोल की स्ट्रेंथ इक्वल होती है। ठीक, दूसरी बात बस फर्क ये है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बस बाकी दोनों की पोल स्ट्रेंथ इक्वल है। डिस्टेंस मतलब बेसिकली लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी दी है, L दी है। तो यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर पोल स्ट्रेंथ, दोनों पोल स्ट्रेंथ में से किसी का मैग्नीट्यूड M इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल L। तो दिस विल बी द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, M इंटू L। तो यहाँ पे वही लिखा है। दूसरी बात, अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल क्या रहे हैं ये लोग, the first diagram depicts a bar magnet of pole strength M and separation between the lenses L if the magnetic moment in the first diagram is M। इस first diagram में magnetic moment M है which is M into L। ठीक है, then the new magnetic dipole moment in the second diagram is। अब इस second diagram में magnetic dipole moment क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, अब यहाँ पता नहीं मैंने लिखी है कि नहीं, नहीं पता। ये शायद बार मैग्नेट को ही इसको रोटेट करा गया है। ठीक है, एंड पता नहीं मैंने इसमें शायद मेंशन नहीं करी है या मैंने वो लाइन ऐड करना भूल गया था। ठीक है, तो बेसिकली इसी बार मैग्नेट को यहाँ पे क्या बोलते हैं सेमी सर्कल बनाया हुआ है। ठीक, तो अगर ये लेंथ L थी, ये लेंथ L थी, तो ये लेंथ भी L के बराबर ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे कहीं पे मेंशन था, मैं हो सकता है वो लाइन ऐड नहीं कर पाया हूँ पीपीटी में। तो ये लेंथ भी L है। ठीक, पहली बात। और ये लेंथ एक्चुअल में क्या है, हाफ द सर्कमफेरेंस, ये हाफ सर्कमफेरेंस है। तो हाफ सर्कमफेरेंस मतलब फुल सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। हाफ सर्कमफेरेंस क्या होती है, पाई आर। तो यानी यहाँ पे पाई आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, पाई आर इक्वल्स L। ठीक, यहां से R की वैल्यू निकाल लो, L अपॉन पाई। ठीक, R बेसिकली ये। अब अगर यहां पे तुम्हें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना हो तो देखो एक ये पोल है, एक ये पोल है, और टोटल डिस्टेंस क्या है इनके बीच का, ये है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2r है ना, 2r यानी डायमीटर जितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा कैपिटल M इक्वल्स M इंटू 2r। यही तो है, तो M इंटू 2r है, इसको सॉल्व करो। रुको यहाँ ऊपर लिखता हूँ, M इंटू 2r। R की वैल्यू क्या है, L अपॉन पाई, M इंटू 2 इंटू L अपॉन पाई। अब देखो M इंटू L क्या है, ये नया मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक है, M1 ले ले रहा हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ डायग्राम 2 M1। ठीक, तो ये देखो M इंटू L क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे M1 इक्वल्स M इंटू 2L अपॉन पाई। अब इसको ऐसा लिख लो, 2 इंटू ML अपॉन पाई। अब ये जो ML है ये एक्चुअली में क्या है, कैपिटल M के बराबर है। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, कैपिटल M इक्वल्स 2 इंटू M अपॉन पाई। तो दिस विल बी द न्यू डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस डायग्राम 2। यहाँ पे यही पूछा है। ठीक, then the new magnetic dipole moment in the second diagram is, new magnetic dipole moment क्या है, 2m upon pi। ठीक, आगे देखो, a long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 ampere in the north to south direction
गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है भाई। ठीक, अब इसमें इट कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, यानी नॉर्थ से साउथ जा रहा है। तो अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो कैसे जा रहा है? नॉर्थ टू साउथ, यानी इस डायरेक्शन में करंट है। ठीक, और कितना करंट है? 50 एम्पियर, 50 एम्पियर करंट है। ठीक, अब गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, इस वायर के ईस्ट में। ईस्ट किधर है? इस साइड, क्योंकि यहां वेस्ट होगा, यहां पे ईस्ट होगा, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहां पे ईस्ट यानी इधर 2.5 मीटर की दूरी पे कोई भी पॉइंट ले लो। यहां पे कोई पॉइंट ले लेता हूं P, ये कितने डिस्टेंस की दूरी पे है? 2.5 मीटर। ठीक, तो इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वैल्यू भी निकालनी है और वो भी निकालना है, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो देखो निकल आएगा, राइट हैंड थंब रूल लो या राइट हैंड पाम रूल लगाओ। राइट हैंड पाम रूल लगाओ तो थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स पॉइंट कर रही है जिस डायरेक्शन में निकालना है। तो पाम किस तरफ फेस कर रहा? बाहर। ठीक, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। ठीक, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा पर आउटवर्ड्स रहेगा। पहली बात, वैल्यू निकाल लो, वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, सब दे रखा है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -7। आई की वैल्यू हो जाएगी कितनी दी है? 50 एम्पेयर। आर की वैल्यू दे रखी है 2.5। ठीक, ये हो जाएगा इंटू 10, ठीक, 25 टू टाइम्स, ये हो जाएगा कितना? 4 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। दिस इज द मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड्स। पूरा लिखना, तुम्हें पूरा ही लिखना पड़ेगा, ये मैंने शॉर्टकट में आउटवर्ड्स लिखा है, तुम्हें पूरा ही लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो ये देख लूँ सही निकाला है ना, 2 2 4, हाँ ठीक सही है। ठीक, तो ये आ जाएगा। आगे देखो और देख लो, और देख लेना सब SI यूनिट में दिया हुआ है ना, अगर SI यूनिट में ना हो तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये याद रखना, बहुत छोटी चीज है पर याद रखना। गिव द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड करिस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस। ये क्या दिया है? पाथ डिफरेंस दिया है, ये बेसिकली इंटेंसिटी दी है, ये डिफ्रैक्शन का ग्राफ है। तुम्हें मैं डायरेक्ट बताऊं तो ये डिफ्रैक्शन का ग्राफ दे रखा है। ठीक, डिफ्रैक्शन का तुम कह लो इंटरफेरेंस का ग्राफ दे रखा है। ठीक, इंटरफेरेंस में तुम याद करो तो क्या होता है, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन में ये फर्स्ट मैक्सिमा होती है, मतलब ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा कह लो या तुम कह लो जीरोथ मैक्सिमा जो होती है, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, फिर ये फर्स्ट डार्क, ठीक, ये सेकंड डार्क, ये थर्ड डार्क, सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क। ठीक, ये फर्स्ट ब्राइट, यहाँ पे भी फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट, ये थर्ड ब्राइट, ये थर्ड ब्राइट। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? गिव द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है? ये मैंने इंटरफेरेंस जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया है तो उसमें सारी चीजें बताई हैं। फॉर सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस होता है 0, फर्स्ट ब्राइट के लिए होता है 1 लैम्डा, सेकेंड ब्राइट के लिए होता है 2 लैम्डा, थर्ड ब्राइट के लिए होता है 3 लैम्डा। ठीक, ये होता है इंटरफेरेंस में। बाकी डिफ्रैक्शन में थोड़ा सा बदल जाता है, डिफ्रैक्शन में इसका उल्टा हो जाता है, जो तुम्हारा डार्क के लिए होता है वो तुम्हारा लाइट के लिए हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो देखो ये सब इंटरफेरेंस के लिए होता है, पर ये जो ग्राफ है क्योंकि ये डिक्रीजिंग इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही, तो ये ग्राफ डिफ्रैक्शन का है rather than इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का पहले बता दे रहा हूं तुम्हें, इंटरफेरेंस में क्या होता है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ ठीक है, तो पहले इंटरफेरेंस का एक बार बता दे रहा हूं। इंटरफेरेंस में क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट पे फेज पाथ डिफरेंस सेंट्रल ब्राइट पे 0 होता है, फर्स्ट ब्राइट पे लैम्डा होता है, सेकंड ब्राइट पे 2 लैम्डा होता है, थर्ड ब्राइट पे 3 लैम्डा होता है, एंड सो ऑन। सिमिलरली डार्क के लिए क्या होता है, फर्स्ट डार्क के लिए लैम्डा बाई 2, सेकेंड डार्क के लिए 3 लैम्डा बाई 2,
थर्ड डार्क के लिए 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। ये होता है इंटरफेरेंस में। डिफ्रैक्शन में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। डिफ्रैक्शन में क्या होगा, डिफ्रैक्शन में सेंट्रल ब्राइट पे जो मिलता है वो तब मिलता है लैम्डा बाई 2, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूं। फर्स्ट ब्राइट पे मिलता है 3 लैम्डा बाई 2, सेकेंड ब्राइट पे मिलता है 5 लैम्डा बाई 2, ठीक, एंड सो ऑन। 7 लैम्डा बाई 2, 9 लैम्डा बाई 2, 11 लैम्डा बाई 2, ऐसे ही चलेगा। और डार्क के लिए मिलता है, फर्स्ट डार्क पे मिलता है लैम्डा, सेकेंड डार्क पे मिलता है 2 लैम्डा, थर्ड डार्क पे मिलता है 3 लैम्डा एंड सो ऑन। एकदम रिवर्स हो जाता है, ठीक। डिफ्रैक्शन में ये केस है डिफ्रैक्शन का और ये केस है इंटरफेरेंस का, ठीक। मैं तुम्हें दोनों बता दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। तो ये डिफ्रैक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, क्योंकि डिक्रीजिंग इंटेंसिटी है। पहले मुझे लगा कि हो सकता है इन्होंने वो सब चीजें, मतलब क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन मिला के दिया है, पर नहीं, डिफ्रैक्शन का ही ग्राफ है ये, ठीक। तो डिफ्रैक्शन का ही है। तो अब देखो, ये सेंट्रल ब्राइट है, ठीक, ये फर्स्ट ब्राइट, ये सेकंड ब्राइट, अब इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक। ये सेकंड ब्राइट, ये थर्ड ब्राइट। सिमिलरली ये फर्स्ट डार्क है, ये सेकंड डार्क है, ये थर्ड डार्क है। सेम गोज फॉर दिस, यहां पे भी सेम जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, ठीक, ये भी मिटा दे रहा हूं, ठीक। थर्ड ब्राइट, ठीक, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, ठीक। अब देखो यहां पे पूछ रहा है एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस सेकेंड ब्राइट के लिए क्या होगा, 5 लैम्डा बाई 2, ठीक, क्योंकि फर्स्ट के लिए क्या होगा, फर्स्ट के लिए होगा यहाँ सेंट्रल ब्राइट के लिए लैम्डा बाई 2, फर्स्ट ब्राइट के लिए 3 लैम्डा बाई 2, सेकेंड ब्राइट के लिए होगा 5 लैम्डा बाई 2, ठीक। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 लैम्डा बाई 2। वाई की वैल्यू क्या है, वाई क्या है, पाथ डिफरेंस एट थर्ड डार्क। फर्स्ट डार्क के लिए लैम्डा, सेकेंड डार्क के लिए 2 लैम्डा, थर्ड डार्क के लिए 3 लैम्डा। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3 लैम्डा, ठीक। तो x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई 5 लैम्डा बाई 2 और y की वैल्यू आई 3 लैम्डा। अब आ रहा है कि फेज डिफरेंस निकालो। तो एक रिलेशन होता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में। क्या रिलेशन होता है, रिलेशन होता है पाथ डिफरेंस इक्वल्स लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ये फॉर्मूला है। अब तुम्हें मैंने पाथ डिफरेंस बता दिया, फेज डिफरेंस तुम निकाल लो, ठीक। फेज डिफरेंस तुम निकाल सकते हो, एक का आएगा कुछ 5 पाई आएगा, एक का 6 पाई आएगा, ठीक है। तुम निकाल के देख लो चाहे, ठीक। तुम डेल्टा एक्स की जगह पे तुम ये वैल्यूज रखना, तुम्हें पाथ डिफरेंस अपने आप मिल जाएगा, ठीक। ये करके देखना। आगे देखो, अ स्टूडेंट वांट्स टू प्लेस 3 चार्जेस -q, +q एंड -q इन सच अ वे दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, ठीक। The 3 charges are arranged in a straight line at an equal distance from each other. Calculate the ratio of capital Q to small q for such an arrangement. ठीक है, तो बेसिकली एक सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट है, 3 चार्जेस हैं हमारे पास, 3 चार्जेस हैं, -q, +q एंड -q। हमें इनको इस तरीके से लगाना है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो 0 हो जाए, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं, देखो, और कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में लगाना है। तो देखो, अगर 3 चार्जेस ऐसे लगाओ ट्राइंगल में तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी बनती है, ठीक। पर अगर तीनों चार्ज स्ट्रेट लाइन में लगाओ तो ऐसे लगा सकते हो, क्योंकि 2 माइनस वाले चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को बीच में रखो, यहां पे रखा हमने +q। अब इसके लेफ्ट में रखा x डिस्टेंस की दूरी पे हमने रखा -q चार्ज, और सिमिलरली उतने ही डिस्टेंस की दूरी पे, क्योंकि यहाँ पे यह मेंशन है कि ऑल द चार्जेस आर एट सेम डिस्टेंस, उतने ही डिस्टेंस की दूरी पे हमने रखा दूसरा चार्ज विच इज -q चार्ज, ठीक। अब तीनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, u1 u2 u3। u1 आ जाएगा क्या, k, स्मॉल k है कि वही 1/4πε0, k -q इंटू +q, -q इंटू +q, ठीक है। ऐसे लिख दे रहा हूं, -q इंटू +q, ठीक। यहां पे साइन कन्वेंशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर ये नेगेटिव साइन है तो कंसिडर करेंगे, अपॉन डिस्टेंस कितना है, x। ये हो गया फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड आ जाएगी इन दोनों के बीच k, ये -q इंटू +q,
माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू अपॉन एक्स। ठीक, अब थर्ड आ जाएगी किसके किसके बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में, ये हो जाएगी के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, दोनों माइनस क्यू में, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, याद रखना। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स, 2x। ठीक, अब देखो ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, तीनों की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तीनों को मतलब ऐड करेंगे, u1 प्लस u2 प्लस u3 क्या आ जाना चाहिए, जीरो, तीनों को ऐड करो, ये हो जाएगा माइनस के क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स। ठीक, फिर आ जाएगा माइनस के क्यू, हाँ, क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको हटा दे रहा हूं, ठीक, प्लस के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल्स जीरो। अब इसको सॉल्व करो, ये ऐड हो जाएगा, उस साइड चला जाएगा, ये आ जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल्स 2k इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स। ठीक, अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, कैंसिल क्या होगा, कैपिटल के से के कैंसिल हो गया, एक क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, क्या निकालना है, रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू टू स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू यहां रखो, स्मॉल क्यू इधर भेज दो, 2 को भेज देंगे नीचे, ये आ जाएगा 1/4, 2 इंटू 2 1/4 इक्वल्स कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। तो ये जो रेशियो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1/4, क्यू इज टू क्यू इक्वल्स 1:4, ये आंसर आएगा। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा दिमाग लगा, पर इजी था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। फिर स्टूडेंट सेटअप एन एक्सपेरिमेंट इन द लैब टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय ग्राफिकल मेथड। द सेटअप ऑफ द सर्किट इज डन एज शोन बिलो। ठीक है, यूजिंग द सेल ऑफ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R and a variable resistance capital R, ठीक है, and a millimeter and a milliammeter, ठीक है, a voltmeter V is connected in the circuit, ठीक है, draw the nature of the graph so determined, what does the y intercept of the graph represent, ठीक है, how does the internal resistance can be calculated from the graph। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का निकाला है, क्या निकालना है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक, स्मॉल r, एंड EMF इसका E है, इसका वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है कैपिटल R, मिली एमीटर लगाया है, वोल्ट मीटर लगाया है, और ग्राफ बनाना है। बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसका ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ मेंशन है नहीं, और कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा इसका कुछ ऐसे बनेगा, ग्राफ वाई एक्सिस पे होगा तुम्हारा वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, आई पे होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस पे होगा करंट। अब देखो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली हम करंट जीरो रखेंगे, मतलब इनिशियली हम इस रेजिस्टेंस को हाई रखेंगे, ठीक, क्योंकि इनिशियली जो तुम्हारा EMF होगा वही होगा वोल्ट। इनिशियली जो तुम्हारा कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, जितना EMF है, ठीक, तुम जैसे जैसे अब करंट, अभी करंट जीरो है, देखो यहाँ पे देखो ये ओरिजिन है ना, करंट अभी क्या है जीरो, तो यानी जितना भी बस क्या है वोल्टेज है, करंट अगर जीरो है तो यहाँ पे केवल EMF है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये V, ये जो V लिखा है मैंने, ये एक्चुअली में इसकी रीडिंग है। ठीक, ये जीरो, ये अगर जब भी करंट जीरो होगा, सॉरी, जब भी करंट जीरो होगा तो तुम्हारा ये जो वोल्ट मीटर है ये केवल EMF की ही वैल्यू रीड कर रहा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम करंट बढ़ाते जाओगे, बेसिकली इसका रेजिस्टेंस वेरिएट करके करंट जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे, ठीक, करंट तुम इंक्रीज करोगे, ये EMF की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, मतलब क्योंकि EMF की वैल्यू कम होती जाएगी, बेसिकली बात ये है कि ये जो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी वजह से कम होती जाएगी, केवल मतलब क्योंकि जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज यूज होता जाएगा। ठीक है, तो वो उतना ये कम होती जाएगी इसकी वैल्यू। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, तुम उल्टा बनाओगे तो ग्राफ वैसे बनेगा, ये ग्राफ V और I के रिस्पेक्ट में बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तुमने ये ग्राफ ऐसे ओम्स लॉ में पढ़ रखा है तो ऐसा ही ग्राफ होता है, बट द पॉइंट इज ऐसा। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, फिर इसका अगर स्लोप निकालोगे, ठीक, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, इस ग्राफ का स्लोप हमें देता है
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई विच इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये बेसिकली मेथड है, ठीक। ग्राफिकल मेथड ऐसा ही होता है कि हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई करके स्लोप निकाल के इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ग्राफ इसका कुछ डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, ठीक, जिसका स्लोप हमें देगा इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो वाई इंटरसेप्ट है बेसिकली ये, ठीक, वाई इंटरसेप्ट ये हमें देगा ईएमएफ, ईएमएफ की वैल्यू, ठीक है। वाई ये क्या देगा, ईएमएफ। ग्राफ क्या देगा, बेसिकली डिक्रीजिंग ग्राफ है। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप। अब ये बहुत कॉमन सी बात है, अगर ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो वो स्लोप से ही निकलता है, ठीक है। मोस्टली ग्राफ्स में ऐसा ही होता है, स्लोप से निकलती वैल्यू। द फर्स्ट एटम बॉम्ब की बात हो रही है। इन द फर्स्ट एटम बॉम्ब द एनर्जी रिलीज्ड वाज इक्विवेलेंट टू अबाउट 30 किलोटन्स ऑफ ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ठीक है, टीएनटी, बेसिकली ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ठीक है। Where a ton of TNT releases an energy of about 4 into 10 to the power 9, ठीक है, बेसिकली 4 into 10 to the power 9 जूल। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन दिस इवेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक, कहानी दे दी है बस इसलिए। क्वेश्चन इज इन द फर्स्ट एटम बॉम्ब द एनर्जी रिलीज वाज अबाउट 30 किलो टन्स ऑफ ट्राइनाइट्रोटोलुइन, बेसिकली 30 किलो टन्स ऑफ टीएनटी, ठीक। Where 1 ton, a ton of TNT, 1 TNT, sorry ऐसा लिखो, 1 ton of TNT ये कितनी एनर्जी जनरेट कर रही है, अबाउट 4 into 10 to the power 9 जूल। तो अब ये कह रहे हैं 30 किलो टन्स, जो एटम बॉम्ब था उसने 30 किलो टन्स वाली, लाइक जितने 30 किलो टन TNT एनर्जी जनरेट कर सकते उसने उतनी एनर्जी जनरेट करी। तो अगर 1 टन ऑफ टीएनटी इतनी एनर्जी जनरेट कर सकता है तो 30 टन्स ऑफ टीएनटी कितनी एनर्जी जनरेट करेंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड है। 30 टन्स ऑफ टीएनटी ये कितनी जनरेट करेंगे, एक इतनी जनरेट कर सकता है तो 30 कितनी जनरेट करेंगे, 30 इंटू 30 किलो टन्स है, सॉरी 30 टन्स भी नहीं, 30 किलो टन्स है। तो 30 किलो टन्स का मतलब समझ रहे हो, किलो का मतलब हो गया 10 की पावर 3 हो गया, 30 किलो टन्स। 30 किलो टन्स कितनी जनरेट करेंगे, एक वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। एक ने इतनी जनरेट करी तो 30 किलो टन ने कितनी जनरेट करेगी, इतनी। ये पूरा कैलकुलेट कर लो, ठीक। अब ये ठीक है, ये आ जाएगा। ये हो गई टोटल एनर्जी कितनी जनरेट हुई थी एटम बॉम्ब में। जब एटम बॉम्ब, फर्स्ट एटम बॉम्ब था तो उसने कितनी एनर्जी जनरेट करी थी, टोटल एनर्जी, इतनी एनर्जी जनरेट करी थी जूल्स में, देख लो, ठीक। अब कह रहे हैं मास कितना कन्वर्ट हुआ होगा, हाउ मच मास वाज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो इसको निकालोगे E इक्वल्स mc स्क्वायर से, ठीक। तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू रखो और यहाँ पे m की वैल्यू निकाल लो। m की वैल्यू जो भी आएगी उतना ही मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी मास इक्विवेलेंस यही है ना। तो m इक्वल्स E अपॉन सी स्क्वायर। E की वैल्यू क्या है, 30 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 9, और C की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब इसी का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ, 4 इंटू 10 टू द पावर समथिंग आएगा, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा मास इन किलोग्राम्स, ठीक। इतना मास कन्वर्ट हुआ था, ठीक। ये तो कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए आई गेस। अब क्या है, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्सेस द फर्स्ट 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स इन द हाइड्रोजन एटम। अब देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम एज अ कोई बहुत ऐसा वो फॉर्मूला टाइप नहीं है कि तुम उसको समझ लो और प्रैक्टिस कर लो। कुछ कुछ चीजें तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी, ऐसे जैसे ग्राफ्स हैं, ग्राफ कुछ कुछ तुम्हें पढ़ने ही पड़ेंगे। तो जैसे ये एक बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ग्राफ है, ये एक बार देख सकते हो, ठीक है, कि ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी का वेरिएशन अलॉन्ग विथ फर्स्ट 5 क्वांटम नंबर से वेरिएशन है, ठीक। तो ये उसी के अलॉन्ग वेरिएशन तुम्हें याद कर, वैल्यूज याद करनी है बेसिकली। फर्स्ट क्वांटम नंबर के लिए n इक्वल्स 1 के लिए क्या है, -13.6 है बाइंडिंग एनर्जी। n इक्वल्स 2 के लिए क्या है, ये हाइड्रोजन की बात हो रही है, 2 के लिए क्या है, -3.4 है। आई होप ये 3.4 विजिबल है ना। थर्ड के लिए क्या है, -1.51 है। फोर्थ के लिए -0.86, फिफ्थ के लिए -0.544, ठीक।
तो वही है, n की वैल्यू 2 के लिए कुछ वैल्यू है, n की वैल्यू 3 के लिए है, तो ये कुछ कुछ याद करने पड़ेंगे भाई, इनका और कुछ सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आगे एक और आएगा तुम्हारे पास लॉन्ग आंसर्स में शायद, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला कर्व है एक, तो वो भी याद करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो भी एक आध बार क्वेश्चन में आया है, मतलब अभी स्पेसिमेन वगैरह में आ चुका है, इससे पहले एक दो स्पेसिमेन में आ चुका है, तो एक बार उसको भी पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा ये 1-2 मार्क में दे देते हैं, तो बस सेफर साइड के लिए पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा मैं इनको, ठीक, यार फिर भी। An inductor resistor circuit, basically LR circuit, is connected to a alternating current source of 220 volt 50 hertz. The resistor's value is 11 ohms and the power factor is 1 by root 2. Basically power factor कितना है 1 by root 2. Calculate the value of inductance, L की वैल्यू निकालनी in the circuit. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, LR सर्किट है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ है, बेसिकली ये आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ दी है, वी आरएमएस कितना दिया है 220, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्स, रेजिस्टर की वैल्यू कितनी दी है 11 ओम, फिर पावर फैक्टर कितना दिया, पावर फैक्टर होता है cos फाई, ठीक, ये कितना दिया है 1 बाई रूट 2, तुम्हें क्या निकालना है, इंडक्टेंस निकालना है, बेसिकली एल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां पे देखो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos फाई इन एन एलआर सर्किट, ये हो जाएगा R अपॉन जेड, जेड क्या है इंडक्टिव कैपेसिटेंस, सॉरी जेड क्या है इम्पिडेंस, इम्पिडेंस है, R अपॉन अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक, cos फाई बेसिकली इसको फॉर्मूले को आते हैं, cos फाई क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2, आर की वैल्यू क्या है 11 अपॉन जेड, जेड की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी 11 रूट 2, ठीक, तो यहां पे देखो z की वैल्यू 11 रूट 2 आ गई, z यहां पे क्या है, तो ये 11 रूट 2 इक्वल्स अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक, z की वैल्यू रख दी, अब इसको स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 121, ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये 121 इंटू 2 कितना हो जाएगा 242 माइनस 121 इक्वल्स एक्सएल का स्क्वायर, ठीक, इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 121, तो एक्सएल का स्क्वायर इक्वल्स 121, एक्सएल इक्वल्स 11, ये एक्सएल आ गया, ये अभी रिएक्टेंस आया है, इंडक्टेंस नहीं आया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस आया है, एक्सएल इक्वल्स 121, अब एक्सएल क्या हो जाएगा ओमेगा एल यानी 2 पाई एफ एल इक्वल्स 11, तो अब यहाँ से L की वैल्यू निकाल लो, L की वैल्यू आ जाएगी 11 अपॉन 2 पाई एफ, यानी 11 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 50, अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी L की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, L की वैल्यू किस में आएगी हेनरी में, तो यहाँ तक तुम्हें सॉल्व करना है, इतनी चीज़ें मैंने बता दी, आखिरी का स्टेप तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूँ कि अगर 11 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 50 लिखोगे तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके बताना कि क्या आ रहा है, ठीक, आगे देखो, एनालाइज द फिगर्स गिवन बिलो एंड मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ईच केस, ठीक है, अब इसमें बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है, तो फर्स्ट फिगर में देखो कौन सी है, कुछ सनरेज एंटर हुई, ठीक, केवल कुछ ही बाहर जा पा रही हैं, देखो कुछ कुछ अंदर ही रह जा रही हैं, देखो कुछ कुछ यहाँ पे कुछ कुछ एब्जॉर्ब हो जा रही, कुछ पेनिट्रेट नहीं कर पा रही और कुछ कुछ पेनिट्रेट कर रही, तो यहाँ पे जो ये बेसिकली किसके लिए होता है, ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये, ठीक है, इसमें बात किसकी करी जा रही है, इसमें बात करी जा रही है इंफ्रारेड रेज की, तो फर्स्ट में इंफ्रारेड रेज हैं, ठीक, इनका सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे तुम्हें मतलब यही बताना पड़ेगा कि इंफ्रारेड ये जो क्या बोलते हैं सन से जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेज आती हैं ये यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं, ये एंटर करती हैं एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद जो इंफ्रारेड रेज हैं वो पास नहीं कर पाती, बाहर नहीं जा पाती, और कुछ रेज अर्थ में ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जो लार्जर वेवलेंथ वाली रेज हैं वो एमिट आउट हो जाती हैं अलोंग विद द हॉट एयर, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे वील्डिंग कर रहा है, ठीक है, तुम लोगों ने देखा होगा वील्ड, देखो यहाँ पे शील्ड लगाई हुई है इसने, ठीक है, वील्डर्स को देखा होगा कोई भी बाइक की दुकान पे या बाइक के पास जो साइकिल वाइकिल वाली दुकान है, तो और भी लोहे वगैरह वाली दुकान होती हैं, ठीक है,
फैब्रिकेटर्स की दुकान होती हैं, ठीक, जहाँ पे तुम जो तुम्हारे घर में गेट लगे होंगे ना, सबका मेन गेट लगा होगा, मेन गेट पे अलग अलग तरह की डिज़ाइंस हैं, तो वो डिज़ाइंस कहाँ से बनती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बेसिकली लेज़र वगैरह से भी बनती हैं, वील्ड भी करी जाती है। जो गेट्स बनते हैं तुम्हारे घर के आगे, जो मेन गेट है, फ्रंट वाला जो गेट है, वो बनता है, वो पूरा बनाया जाता है कस्टमाइज, तो वो अलग अलग टाइप के पाइप्स को वील्ड किया जाता है एक ही सेटअप में, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो वील्डिंग होती है। तो ये वही हो रही है, उसमें से देखो बहुत शाइनी स्पार्क निकलता है, बहुत शाइन एक लाइट निकलती है जो कि होती है अल्ट्रा वायलेट लाइट। यहाँ पे जो बहुत शाइनी लाइट निकलती है, ये कौन सी होती है, यूवी रेज होती हैं। इन्हीं यूवी रेस, हार्मफुल यूवी रेस से बचने के लिए ये शील्ड पहनते हैं या ग्लासेस पहनते हैं, तुमने देखा होगा उनके ग्लासेस अलग से होते हैं, और ऐसा कहते भी हैं कि तुम जब वो वील्ड कर रहे हो तो वहाँ डायरेक्टली मत देखा करो, क्योंकि बहुत हार्मफुल रेज है, वो तुम्हारी आइज को नुकसान पहुंचा सकती है डायरेक्टली देखने से, ठीक। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका यूवी रेस, और फिर उसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये वील्डिंग के टाइम ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, जिनसे बचने के लिए ये शील्ड पहनते हैं, लाइक फेस शील्ड पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, ठीक। तो यही लिखना है, जो मैंने बोला है ये लिखना है बस, ठीक है, और मार्क्स के हिसाब से लिखना, अगर 2 मार्क में तो उसके हिसाब से लिखना, ज्यादा नहीं। अब क्या है, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f is cut into parts and then combined as shown below in the figure 1 and figure 2. Evaluate the focal length of the combination in figure 1 and figure 2. अब देखो ये एक बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस है, इसको बीच से डिवाइड किया गया, ठीक। बीच से डिवाइड करने के बाद इसकी फोकल लेंथ वही रहने वाली है, ये कॉन्वेक्स लेंस ही रहने वाला है। देखो यहाँ पे क्या है, इसको कॉन्वेक्स लेंस ही, मतलब अगर इसको सीधा रखोगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ब्रॉडर ऑन द आउटसाइड, ठीक है, एंड शार्पर ऑन द कॉर्नर्स, या कॉम्पैक्ट ऑन द कॉर्नर, ठीक। तो ब्रॉडर इन द मिडिल एंड शॉर्टर इन द एंड्स, ठीक। तो ये देखो ब्रॉडर इन द मिडिल है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों की, अगर इसकी फोकल लेंथ f थी, ठीक है, तो इन दोनों की फोकल लेंथ f होगी, ठीक है, फोकल लेंथ नहीं चेंज हो रही, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम काट दोगे तो फोकल लेंथ भी आधी, नहीं, फोकल लेंथ आधी नहीं हो रही, ठीक। ये भी लेंस वही रिफ्रैक्शन करेगा, ये भी लेंस वही रिफ्रैक्शन करेगा, तो फोकल लेंथ आधी नहीं हो रही। अब दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/f, इसको सॉरी 1/F इक्वल्स 1/f प्लस 1/f, ये कितना हो जाएगा 2/f। तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, कंबाइंड फोकल लेंथ आ जाएगी f/2, ठीक। तो फर्स्ट वाले में जो कंबाइंड फोकल लेंथ आ रही कितनी आ रही, f/2। सेकंड वाले में देखो क्या होगा, सेकंड वाले में लेंस को, ये वाले लेंस को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने से क्या हो गया, रिवर्स करने से ये अब एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लगा, ठीक है, क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पे पूरा इसको एक सिंगल पीस की तरह समझना, यहाँ पे देखो ये हो गया शॉर्टर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस, बेसिकली थिनर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस, ये वाली बात हो जाती है। या तुम ऐसा समझो, समझ लो इतना कि अगर ये ऐसा टाइप का लेंस है, सीधा रखा है, तो उसका जो नेचर था उसी तरह से बिहेव करेगा, अगर इसका नेचर कॉन्वेक्स था तो ऐसे ही बिहेव करेगा। देखो यहाँ पे दोनों लेंस को मैंने सीधा रखा है, तो अगर इसका नेचर कॉन्वेक्स था तो कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे ही मैंने इस लेंस को उलट करके रख दिया, लाइक उल्टा रख दिया, तो इसका नेचर भी रिवर्स हो गया, ये अब कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसकी अगर फोकल लेंथ +f थी तो इसकी फोकल लेंथ -f हो जाएगी, ठीक है, फोकल लेंथ वही रहेगी वैल्यू, बस साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका नेचर बदल गया, कॉन्केव की तरह बिहेव करने लगा उल्टा रखने की वजह से। तो अब कंबाइंड फोकल लेंथ निकालो, तो 1/f इक्वल्स 1/+f माइनस 1/f, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/f अगर 0 हो गया, इसका मतलब f जो है वो क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो सेकंड वाली जो डायग्राम है, इसके लिए जो फोकल लेंथ आएगी वो क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अगला देखो, ऑब्जर्व द टू डायग्राम्स, स्टेट विच डायग्राम करेस्पॉन्ड्स टू डायमैग्नेटिक एंड विच डायग्राम करेस्पॉन्ड्स टू फेरोमैग्नेटिक। अब देखो डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस थोड़ा सा मालूम होने चाहिए। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, ठीक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, विच
which have weak repulsion towards the magnetic field, या weak repulsion from magnetic field. ठीक, और फेरोमैग्नेटिक कौन से सब्सटेंस होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं which have strong attraction towards the magnetic field. Strong attraction towards magnetic field. ठीक, तो अब देखो इसमें से ये अगर ये सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस है, देखो दोनों में सब्सटेंस ये बने हुए हैं, एक ये सब्सटेंस बना हुआ है और ये सब्सटेंस बना हुआ है, बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो देखो ये वाला जो सब्सटेंस है फिगर 1 वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहा है, देखो इससे दूर जा रही हैं, ठीक, इससे दूर जा रही हैं, इससे रिपेल हो रही और वीकली रिपेल हो रही, बहुत स्ट्रांगली रिपेल नहीं हो रही। तो फर्स्ट वाला जो है ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, ये डाया जी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड वाला देखो, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, ठीक है। तो फर्स्ट वाला डायामैग्नेटिक को, सेकेंड वाला फेरोमैग्नेटिक को, ठीक। तो यही कहानी है। तो यहीं तक थी कहानी, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आई होंगी। शॉर्ट आंसर्स के इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। बाकी अगला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉन्ग आंसर्स, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेरी लॉन्ग आंसर्स, ठीक। तो इस सीरीज के एंड तक बने रहना, देखना, समझना, जानना, पहचानना, प्रैक्टिस करना, अच्छे से पढ़ना। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।